शर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ। जो डोगरा जी ने बात की कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए सारा का सारा प्रपंच रचाया जा रहा है और किसानों को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है अरहर की दाल, उड़द की दाल का, कि वो हम 5 साल तक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये तो फिर वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाली बात हो गई जो कि किसान बिलों के अंदर भी थी। तो घुमा-फिरा के उसी चीज़ को वापस लाने की कोशिश की जा रही है और ये रूल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का सिर्फ़ पंजाब के लिए, यानी कि पंजाब के ऊपर ही शिकंजा कसने की तैयारी है, या कहा जाए कि पंजाब को सबक सिखाने की तैयारी है केंद्र सरकार की। अब ये शायद ये भूल जाते हैं, इतिहास पढ़ा नहीं है इन्होंने एक्चुअली। इतिहास पढ़ लेते थोड़ा बहुत तो पता लग जाता था कि जो कौम मुगलों के सामने नहीं झुकी, जो कौम अंग्रेज़ों के सामने नहीं झुकी, जिन्होंने सर कटा लिए लेकिन झुके नहीं। और दूसरी बात, सर इनका झुकता है, पंजाब के लोगों का सर झुकता है लेकिन गुरुओं के सामने झुकता है। गुरु ग्रंथ साहब के सामने झुकता है, मत्था टेकता है। वो हाथ जोड़ते हैं, लेकिन संगत के सामने जोड़ते हैं, ज़ालिमों के सामने नहीं जोड़ते सर कभी भी। तो ये इस कौम की खुददारी है सर, इसलिए ये कौम आज भी ज़िंदा है और खुददारी के साथ ज़िंदा है। मुझे लगता है कि सरकार को इनसे टकराने की बजाय, और 3 साल पहले देख चुके हैं कि 13 महीने तक ये लोग हिले नहीं थे। तो शायद इन्हें इस बात का रियलाइज़ हो जाना चाहिए कि हम जिनसे टकराने जा रहे हैं, वो कोई ऐसे आसान नट्स नहीं हैं। ये बड़े-बड़े साम्राज्य हिल गए इनके चक्कर में तो। अंग्रेजी साम्राज्य हिल गया, मुगलों का साम्राज्य हिल गया, गुरु तेग बहादुर ने शीश कुर्बान कर दिया अपना, शीश महल गुरुद्वारा है वहाँ पर, लेकिन सर कटाने को तैयार है, सर झुकाने को तैयार नहीं है। शायद मुझे लगता है कि ये गुजरात के सत्ताधीश इस बात को समझने को तैयार नहीं है कि हम जिनसे टकराने जा रहे हैं, वो शायद मर जाएँगे, कट जाएँगे, लेकिन सर नहीं झुकाएँगे। अरुण कुमार शर्मा जी। जी सर, आपने पंजाब के इतिहास के बारे में बात की, तो एक इतिहास मुझे भी पता है पंजाब का। वो ये कि पंजाब में जो गुरु साहब कहते हैं, वो कहते हैं संगत में रंगत होती है। अब संगत में रंगत ढूंढने वालों को अगर आप दबाना चाहोगे तो मोदी जी ये नामुमकिन है, पहली बात। दूसरी बात, सर अगर सरकार जमाखोरों के साथ खड़ी हो जाएगी, सरकार क्या भला कर पाएगी, ये सोचने वाली बात है। ये किसान बिरादरी जो है, इसमें जात पात नहीं है। आप सोचें कि अगर सिर्फ सिख या जाट इसके अंदर है, तो जो मुझे लगता है वो ये कि इस कौम के साथ हर एक धर्म के लोग हैं, हर एक जाति के लोग हैं, हर एक बिरादरी के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। किसानों के बच्चे ना भूलें, सेना में सैनिक बनकर हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना याद करा देता हूं। हमारे माननीय जी, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, अरुण जेटली साहब, जब चुनाव लड़ने की बात आई तो उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र चुना जो वो कहते थे मेरी जन्मभूमि है, और वहां से खड़े हो गए। और जिस बुरी तरह से बीजेपी वहां पर हारी, वो देखने लायक थी। एक सोनी साहब हुआ करते थे वहां पे, जो कि वहां के मेयर भी रहे। और मैं 1959 की बात करता हूं, दुर्गादास भाटिया साहब, जो कि रघुनंदन लाल भाटिया साहब के बड़े भाई थे। 1959 में वो अमृतसर नगर परिषद के मेयर हुआ करते थे। और जो रघुनंदन लाल भाटिया साहब थे, आज उनकी उम्र 101 वर्ष है, और वो वहां से एमपी भी रहे और मिनिस्टर फॉर स्टेट भी रहे फॉरेन के। तो जो इतिहास है हमारे गुरु साहिबान का, हमारी सिख कौम का, हमारे जाट समाज का, वो समाज हमेशा बाहें फैलाकर खड़ा होता है। मैं आपको एक छोटी सी घटना याद कराता हूं अपने निजी जीवन की। फतेहगढ़ साहब चूड़ियां जो है, वहां मेरी मौसी रहती है। तो ननिहाल में जब हम जाते थे, किसी मुंडेर पर चलते हुए किसी के खेत से निकल जाते थे, तो वो लोग नाराज हुआ करते थे।
मेरी जो मौसी थी, उनका नाम दुर्गा था, वो नाराज होते थे, बोले दुर्गा तेरे भांजे आते हैं हमारे खेत से कुछ उखाड़ के खाते नहीं, तो हमने कोई पाप किया है क्या? हमारे खेत के फल, हमारे खेत की उपज मीठी नहीं है क्या? ये दिल्ली से आए हुए कोरे बच्चे हैं, इनको हमारे घर में भेज ताकि हम इनको प्यार की जफ्फी मारा करें। सर वो जमाना कहां गया? आज जब हम दुश्मनी पर उतर आए, वैर भाव पर आ गए, द्वेष भाव पर आ गए, और सबक सिखाने की बात करते क्यों है? यहां भी मैं इतिहास को खंगालना चाहूंगा। बीजेपी भले ही पंजाब की पार्टी रही हो, भले ही सिखों की पार्टी रही हो, भले ही उनके पास 1984 में जो दंगे हुए उसका तुरफ का पत्ता हो, परंतु कभी भी बीजेपी को पंजाब ने स्वीकार नहीं किया। शायद वही कसक जो है, वो टीस जो है, वो रह रहकर हमारे जो युग पुरुष हैं, हमारे यशस्वी जब कहते हैं तो मुझे थोड़ी बदन में सिहरन होती है कि ऐसे व्यक्ति को आप कह देते हैं जो ना एकोमोडेट करता, ना झुकना जानता, ना सुनना जानता, सिर्फ कहना जानता है, और कहने में भी जो आदेशात्मक रुख होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो ये समस्या तो ऐसी नहीं है, ये तो समस्या पारिवारिक है, हमारे देश की है, हमारे समाज की है, हमारे राज्य की है। कैसे मेरे देश का किसान खुशहाल हो? जो 37 रुपए रोज कमाने वाला व्यक्ति है, जो कर्ज होने की वजह से शर्म के मारे आत्महत्या कर लेता हो, उनकी मांगे हैं क्या? जरा सहानुभूति पूर्वक ठंडे दिमाग से बैठकर विचार करें। वो क्या कह रहे हैं कि साहब टैनी साहब के बेटे को अगर उन्होंने कांड किया तो टैनी साहब को दबाव के लिए आपने मंत्री क्यों रखा हुआ है? वो 2013 के भूमि जो कानून है उनको वापस लाने की बात करता है, या कोई ऐसी बात करता है जो पुरातन में हमेशा ही किसानों के साथ सहानुभूति पूर्वक सारी पार्टियां, मैं ये नहीं कहता कि ये सत्ता में है या बाहर है, सब पार्टियां विचार करती रही। और ये वही दिल्ली है जहां पर दोनों हाथ फैलाकर किसानों के मसीहों का स्वागत किया जाता था, द्वार खोल दिए जाते थे। और ये द्वार बंद क्यों किए गए, मुझे समझ में नहीं आया। जब आप किसी का द्वार बंद कर देंगे तो बातचीत से भी समस्या हल होगी, भले वो पाकिस्तान क्यों ना हो, भले हमारे पड़ोसी दुश्मन क्यों ना हो। बातचीत आप रिजिडनेस के साथ नहीं कर सकते, आपके साथ फ्लेक्सिबिलिटी अपनानी होगी। अगर आप इस फ्लेक्सिबिलिटी को या सहानुभूति के विचार को अपने मन में नहीं लाएंगे तो शायद वार्ता विफल होगी। मुझे इन वार्ताओं से, क्योंकि पहली बार भी बहुत अच्छी वार्ताएं हुई और अंततः उनके तुरफ का पत्ता चल गया और वो आंदोलन स्थगित कर दिया गया, उसमें दगाबाजी की गई जैसे चंडीगढ़ में की गई। सर आप किसी चीज पर लकीर तो मार सकते हैं परंतु उसका इतिहास नहीं मिटा सकते। जो गुरु साहिबान ने उनको शिक्षा दी है या जो परिपाटी रही, जो रिचुअल्स रहे, वो तो हमेशा ही सहयोगात्मक रहे। कभी भी पंजाब ने या हरियाणा ने या हिमाचल ने ऐसी कोई बात नहीं कही, कोई ऐसी डिमांड नहीं है जो ना मानी जाए। जो मुझे लगता है ये जो अड़ियल रुख है मोदी जी का, इसको बदलना होगा अगर आप समस्या को विकराल नहीं करना चाहते। वैसे ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि समस्या एकदम बम्बास्टिक मोड पर आई हुई है। मैं कल रात को एक दृश्य देख रहा था, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक सिख भाई हमारा, वो एक किनारे खड़ा हुआ है, पुल के ऊपर पुलिस वाले खड़े हैं, पत्थर मार रहे हैं। वो अपने नौजवान बच्चों को बुला के कहता है, बेटा ये देखो पुलिस वाले मुझे पत्थर मार रहे हैं, और भद्दे इशारे कर रहे हैं। सर क्या हम इतनी मर्यादा, इतनी शीलता, इतनी शालीनता भी भूल गए? हमने पुलिस को ऐसी ब्रीफिंग कर दी कि हमारा एक एसडीएम कहता है कि सिर खोल दो, लाल कर दो। एक आईपीएस कहता है कि पता नहीं कौन सा शब्द बोला, बड़ा भद्दा सा शब्द बोला उन्होंने, कि इनको साबुत मत जाने दो। सर ये कौन सा विचार है? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, हक है उनको दिल्ली में आने का। और दिल्ली क्या है? दिल्ली देश की राजनीति है। यहां पर राजनीतिक गलियारों के अलावा सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारी बातें रखी जाती हैं, सुनी जाती हैं। सारे के सारे कृषि मंत्रालय यहां पर है, प्रधानमंत्री यहां बैठते हैं।
आप सुनना क्यों नहीं चाहते? सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप सुनना ही नहीं चाहते। आप एक जिद लेकर बैठ गए, जैसे एक अड़ियल बच्चा जो है वो थप्पड़ खाने के बाद ही सुधरता है। ये मैं सिर्फ उदाहरण के लिए बात कह रहा हूं। तो आपको किसानों की बात माननी पड़ेगी, यह निश्चित है। इसमें जी, कोई समझौता नहीं होगा। कारण बहुत भोग लिए, 70-75 वर्ष हो गए किसानों को, और देश हमारा 70% लोग किसानों के परिवारों से आते हैं। उसमें 30-20% उनके बच्चे मिलिट्री में जाकर देश की रक्षा करते हैं। शायद इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और जब वक्त पड़ा तो हम एक दिन एक समय भूखा भी रह सकते हैं। शर्त यही रहेगी कि उनके प्रति जो शर्तें हैं उनको आप सहानुभूति पूर्वक विचार करें। 2 कदम आप चलें, 1 कदम वो चले, आप अड़ियल रुख से 1 कदम पीछे हटें, वो 1 कदम पीछे हटें, तो शायद बात बन जाएगी। परंतु ये जो तनातनी का माहौल है, मैं इसको उचित नहीं समझता। आपको समाधान खोजना पड़ेगा, ऐसा मेरा विचार है। जी।